हेलो व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीयू से 2020 के रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। इस वीडियो में मैं आपको सीयू से 2019 के न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और उनके सॉल्यूशंस बताऊंगी कि आप अरिथमेटिक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए बीए बीएड कोर्सेज और बीए एलएलबी कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो में आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता रही होंगी तो उसमें मैं हर चीज़ों को बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है, बहुत ही ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करके बताया है। तो आप जब एग्ज़ाम हॉल में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को, तो आप इतना टाइम नहीं लेंगे जितना एक्सप्लेन करके, जितना इलाबोरेट करके मैंने सारे स्टेप्स को फॉलो किया है। आप मेरे सॉल्यूशन से ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हम क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन को सोचेंगे कैसे, इमेजिन कैसे करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो मैंने कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक बताई है, वो ट्रिक आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव कर सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ आप इस वीडियो में ध्यान दें कि आप इतना लेंदी वे में ना जाएं जितना मैंने लेंदी वे में इसको बताया है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आप वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में इसको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट वे में बनाने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अपने आप दिमाग में सोचें और बहुत ही कम पेपर वर्क आपको करना पड़े, बहुत ही कम कैलकुलेशन करना पड़े इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप अपना कॉन्सेप्ट इस वीडियो से क्लियर करें क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। ओके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। A 240 meter long train crosses a platform having length of twice of the train's length in 40 seconds. What is the speed of the train? चार ऑप्शंस है, 8 मीटर पर सेकेंड, 22 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड एंड 16 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है और उस प्लेटफॉर्म का लेंथ उस ट्रेन की लेंथ से दुगना है और वो उस प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एक ट्रेन का एक प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब क्या हुआ। तो अगर हम मानते हैं कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं ए बी से, ओके, और हमारी जो ट्रेन है उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं सी और डी। ठीक है। तो एक प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करेगी, तो जब वो पार करना स्टार्ट करेगी उस टाइम सी पॉइंट और बी पॉइंट एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, तो हम कहेंगे कि अब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करना स्टार्ट की। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी ट्रेन, ओके, और जब ट्रेन का जो आखिरी हिस्सा होगा यानी पॉइंट ए को पार कर जाएगी, जिस मोमेंट पे कहेंगे कि ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को पार कर गई। ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म को पार करने में एक्चुअली ट्रेन डिस्टेंस कितना कवर करेगी, ये जो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है वो कवर करेगी और ट्रेन का जो लेंथ है वो, ये दोनों का सम जो होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इन क्रॉसिंग द प्लेटफॉर्म इन 40 सेकेंड। ओके। तो हमें ट्रेन का स्पीड निकालना है। तो यहाँ पे ट्रेन का जो लेंथ है वो 240 दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन इज 240 मीटर। ठीक है। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, इसका दुगना। ओके। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, इसका दुगना, यानी कि ये हो जाएगा 480 मीटर। अब वो कह रहा है कि कितना टाइम लगा उन्हें प्लेटफॉर्म पार करने में, तो टाइम टेकन इज 40 सेकेंड। तो अब 40 सेकेंड में ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, तो हमें स्पीड निकालना है। तो हम जानते हैं स्पीड होता है हमेशा डिस्टेंस
बाय टाइम। ओके, डिस्टेंस बाय टाइम होता है स्पीड। तो हमारा डिस्टेंस क्या है, ट्रेन टोटल डिस्टेंस क्या कवर करेगी, 240 प्लस 480 जो आएगा 720 बाय टाइम टेकन 40 सेकेंड। तो ये ही होगा ट्रेन का स्पीड। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 18 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो जब आप 720 बाई 40 को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि जितना भी उस सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, कैंसिल करेंगे आप, जैसे 0 को 0 से कैंसिल करेंगे तो ये जो होगा आंसर आएगा 18। तो 18 मीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, टू ट्रेन start at the same time from point A and B towards each other, and after crossing each other they take 25 hours and 9 hours respectively in reaching point B and A. Find the ratio of speed of trains starting from A to that of starting from B. चार ऑप्शन है, 5:3, 3:5, 4:5 और 5:4। वो ये कह रहा है कि दो ट्रेन है, ओके, एक पॉइंट ए से खुलती है, एक पॉइंट बी से खुलती है, ओके, एक दूसरे की तरफ, और बीच में जाके वो कहीं मिलती है। सपोज करते हैं वो पॉइंट एम पे मिली, ठीक है। मिलने के बाद जो बचा हुआ डिस्टेंस है बी तक पहुंचने में, उसको कितना टाइम लगता है पहली ट्रेन को, वो यहाँ लिखा है कि उसे 25 आवर्स लगते हैं, 25 आवर्स। और जो ट्रेन बी से खुली है, एम पे ए से मिलने के बाद जब यहाँ पहुंचेगी ए पे, ठीक है, तो उसको कितना वक्त लगा है, 9 आवर्स, ठीक है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो इस तरफ से ट्रेन इसकी तरफ खुली है और एक जो बी से ट्रेन खुली है, उन दोनों के स्पीड का रेशियो क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर बेसिक से बनाया जाए, बिल्कुल बेसिक, तो ये बहुत टाइम टेकिंग होगा। और इस जनरल कंपटीशन में इस तरह से बेसिक से क्वेश्चन बनाने के लिए पर्सनली मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। तो इसके लिए एक छोटा सा थ्योरी है, वो आप याद रखेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं विद इन अ मिनट। वो थ्योरी क्या है, वो ये है कि सपोज ये टू लोकेशंस हैं, A1 एंड B1, और यहाँ पे P1 पर्सन है खड़ा, यहाँ पे P2 पर्सन है, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे सपोज M1 पॉइंट पे वो मिलते हैं, और मिलने के बाद P1 अपना ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करता है, वो डिस्टेंस कवर करता है यहाँ से वहाँ T1 टाइम में, ओके। और जो B है, M पे P1 से मिलने के बाद A1 तक का डिस्टेंस T2 टाइम में कवर करती है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ P1 बाय स्पीड ऑफ P2, इसका जो रेशियो है वो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं √T2 बाय T1। ये आपको याद रखना होगा। अगर ये याद है तो आप ये क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि P1 का अगर इधर स्पीड निकाल रहे हैं तो उसके राइट साइड में इस तरफ ऊपर में टाइम टेकन बाय P2 होगा, टाइम टेकन बाय P2 आफ्टर मीटिंग एट पॉइंट M टू A। और जब हम नीचे P2 का स्पीड लिख रहे हैं तो उसके साथ लिखेंगे हम टाइम टेकन बाय P1 टू रिच पॉइंट B1 आफ्टर मीटिंग P2 एट M1, ओके। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे अपोजिट लिखते हैं। अगर ऊपर P1 है तो इस साइड P2 का टाइम लिखेंगे कि वो P1 से मिलने के बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, ओके। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को, ये जो सिचुएशन हमें दी गई हुई थी इस क्वेश्चन में, वो हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम
S1 और S2 स्पीड मानते हैं A और B का। इसका हम मान लेते हैं कि A से जो खुली है उसका S1 है स्पीड, और जो B से खुली है उसका स्पीड S2 है। तो S1 बाई S2 का रेशियो आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट T1, ये सॉरी T2। T2 क्या होता है? स्पीड ऑफ दिस आफ्टर मीटिंग एट दिस, यानी कि A से जो खुली है उसको कितना टाइम लगेगा B पे पहुंचने में। सॉरी, मैंने उल्टा कह दिया, यही प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता है। हम T2 टाइम लेते हैं P2 का कि वो P1 के पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पे कितना देर में पहुंचती है M पे मिलने के बाद। तो यहाँ पे होगा वो 9 आवर्स टाइम टेकन बाय ट्रेन एट पोजीशन B। तो ये 9 होगा और डिवाइड करेंगे हम 25 से, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 3:5। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी इट्स ऑप्शन बी, 3:5। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि हम ध्यान दें कि T2 और T1 को हम सही से समझें कि T2 क्या है और T1 क्या है। यहाँ पे एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे स्पीड ऑफ P1 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय P2 आफ्टर मीटिंग T1 टू रिच द पॉइंट A1। ओके, जब यहाँ पे P2 के स्पीड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय P1 टू रिच पॉइंट B1 आफ्टर मीटिंग P2 एट पॉइंट M1, यानी कि M1 पे P2 से मिलने के बाद यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको जो टाइम लगेगा वो T1 है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो T2 है। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे वैल्यूज पुट करने में। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 30 seconds एंड अ पोल इन 18 seconds. If the speed of the train is 45 km per hour, then find the length of the platform. Okay, यहाँ पे ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 30 सेकेंड में, और वही ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है 18 सेकेंड में, और ट्रेन की स्पीड दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो वो पूछ रही है कि प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या है। तो इसके चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, 205 मीटर, 120 मीटर, 150 मीटर एंड 155 मीटर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ध्यान देना है कि एक प्लेटफॉर्म को जब ट्रेन पार करती है तो क्या सिचुएशन होता है, वो हम आपको बता चुके हैं कि जो प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है और वो जो ट्रेन की लेंथ होती है वो दोनों हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे L मीटर का है और ये X मीटर का है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म हो जाएगा L प्लस X। और वहीं अगर एक पोल को कोई ट्रेन पार करती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो पोल को जो पार करने में ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी वो होगा खुद ट्रेन का लेंथ। ट्रेन जितनी लंबी रहेगी उतना ही डिस्टेंस वो कवर करेगी। जैसे ही ट्रेन, अगर CD पॉइंट से हम इंडिकेट करते हैं इनिशियल और फाइनल, तो जैसे ही C पॉइंट पोल के साथ आएगा यानी ट्रेन पोल को पार करना स्टार्ट कर दी, और जैसे ही लास्ट पोजीशन जो ट्रेन का लास्ट बोगी है D पोजीशन से जिसको हम इंडिकेट किए हैं, वो जब पोल को पार कर जाए तो हम मानेंगे कि वो ट्रेन पोल को पार कर गई है। ओके, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ट्रेन का लेंथ नहीं है, प्लेटफॉर्म का भी लेंथ नहीं है, हमारे पास सिर्फ टाइम है, कितना टाइम लगा दोनों को पार होने में, और ट्रेन की स्पीड हमें पता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन की जो लेंथ है वो X मीटर है और प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है, L मीटर है, ठीक है।
और पोल को उसे पार करने में कितना सेकंड लग रहा है, उसे 18 सेकंड्स लग रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ पोल की कंडीशन अभी हम ऑब्जर्व करें तो पोल में क्या कंडीशन में हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल की है, तो ट्रेन के लेंथ के बराबर, यानी कि x मीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है। टाइम उसे कितना लगा है, पोल के केस में उसे 18 सेकेंड टाइम लगा है। और ट्रेन की स्पीड कितनी दी हुई है, 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे टाइम सेकंड में है और जो डिस्टेंस हमने ट्रेन का लेंथ जो माना है वो मीटर में है, और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है स्पीड। तो कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो इसके लिए हम पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या आएगा, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं ताकि ये हमें कैलकुलेशन में चीजें कैंसिल करने में हेल्प करेगा। ओके, तो अब हम यहाँ से x निकाल सकते हैं। x कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास क्या है, हमारा स्पीड है ये। ओके, तो हम यहाँ पे एज इट इज इसे लिख देते हैं। और टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है, 18 सेकेंड। तो ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास डिस्टेंस जो कि x के बराबर है, जो कि ट्रेन का लेंथ है, वो कितना आ जाएगा, 225 मीटर। ये जो आया वो डिस्टेंस आया किसका, जो ट्रेन ने ट्रैवल किया पोल को क्रॉस करने में, और वही जो डिस्टेंस है वो क्या है, ट्रेन का लेंथ है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला गया, लेंथ ऑफ ट्रेन, ये चीज हमें यहाँ से पता चल गई। तो जब ट्रेन की लेंथ पता चल गई 225 मीटर, तो अब हम यहाँ से L निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं। प्लेटफॉर्म को पार करने में जितना टाइम लगेगा वो गिवन है, जो कि है 30 सेकेंड। तो यहाँ भी हम लोग डिस्टेंस और टाइम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस ट्रेन कितनी ट्रैवल करेगी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने पे, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है L और ट्रेन की लेंथ हमने निकाला है 225। ये किसके बराबर होगा, स्पीड जो कि है 45 इंटू 5/18, दिस वन, इनटू टाइम t। टाइम t क्या है, ये है 30 सेकेंड। तो अब इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे, 9 टाइम्स मैंने इसे सिंप्लीफाई किया है, तो ये क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद राइट साइड हमें मिलेगा 375 और लेफ्ट साइड है L प्लस 225। अब ये सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 150 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या आ गया, 150 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 150 मीटर। ओके, आंसर इज, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, अशोक एंड मोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days. Mohan and Vinod together do it in 15 days. If Ashok is twice as good a workman as Vinod, in how many time will Mohan alone can do the work? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अशोक और मोहन किसी एक काम को 12 दिन में करते हैं, अशोक और मोहन मिल करके। और दूसरी तरफ दिया हुआ है मोहन और विनोद उसी काम को साथ मिलके 15 दिन में खत्म करते हैं। तो फिर कहा जा रहा है कि इफ अशोक इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज विनोद, कहा जा रहा है कि अशोक की जो इफिशियंसी है, काम करने की जो क्षमता है, ओके, वो विनोद से कितनी है, दुगनी है।
तो पूछा जा रहा है कि मोहन अगर अकेले उसी काम को करे तो उसे कितना वक्त लगेगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास, 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज एंड 35 डेज। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहले लाइन से। पहले लाइन में गिवन है कि अशोक एंड मोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो अगर हम अशोक को ए से इंडिकेट करते हैं और मोहन को एम से, ओके। और यहाँ पे ए अशोक की इफिशियंसी है, यानी कि कार्य करने की क्षमता पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में वो कितना काम कर सकता है उसे इफिशियंसी कहते हैं, यानी क्षमता कहते हैं। तो अशोक की क्षमता हम मानते हैं कि ए है और मोहन की क्षमता मानते हैं एम है, ठीक है। और ये दोनों मिल करके काम कितने दिन में खत्म करते हैं, तो 12 दिनों में। और दूसरी तरफ दिया हुआ है कि विनोद और मोहन, तो मोहन की इफिशियंसी एम और विनोद की इफिशियंसी बी, और ये दोनों कितने दिन में काम खत्म करते हैं, 15 डेज में। यहाँ पे हम एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि यहाँ पे ए, एम और बी जो है हम इफिशियंसी के लिए इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे ए अशोक की इफिशियंसी है, एम मोहन की इफिशियंसी है, बी जो है वो विनोद की इफिशियंसी है। इफिशियंसी क्या होती है, किसी यूनिट टाइम में कोई इंसान कितना कार्य कर सकता है उसी को इफिशियंसी कहते हैं, उसी को कहते हैं कार्य करने की क्षमता या उस इंसान की क्षमता, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अशोक और मोहन मिलके 12 दिन में काम खत्म करते हैं, तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, तो वो एक दिन में एक काम का 1/12 पार्ट करेंगे, यानी कि 1/12 हिस्सा काम करेंगे। और वही मोहन और विनोद एक दिन में कितना काम करेंगे, वो लोग एक दिन में करेंगे 1/15 वर्क, ओके। तो ये निकल गया मोहन प्लस अशोक का एक दिन का काम, कि वो दोनों एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे। अब ये दिया हुआ है हमें कि अशोक की जो इफिशियंसी है वो विनोद से क्या है, दुगनी है। यानी कि अशोक की इफिशियंसी ए है और विनोद की अगर बी है तो इसका रेशियो क्या आएगा, 2/1, यानी कि A इज इक्वल टू 2/B। अब हमें ये पता चल गया कि जो विनोद है उसकी इफिशियंसी क्या है, A से यानी कि अशोक से आधी है। आधी है मतलब अशोक की इफिशियंसी जो है विनोद से दुगनी है, इसलिए इनका जो रेशियो होगा वो 2/1 आएगा, और इसे हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 2B। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी इफिशियंसी और इनकी इफिशियंसी को ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं A प्लस M प्लस B इज इक्वल टू, तो इफिशियंसी है ये, तो इफिशियंसी होती है पर यूनिट टाइम। तो यानी कि पर यूनिट टाइम हमने इफिशियंसी A प्लस M की निकाली, यानी कि अशोक और मोहन की मिला करके इफिशियंसी कितनी है, 1/12, और मोहन और विनोद की मिलाकर की इफिशियंसी कितनी है, 1/15। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/15। ये यूनिट टाइम की इफिशियंसी यानी कि एक दिन की इफिशियंसी है। तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं A प्लस 2M प्लस B इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/15। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं इस रिलेशन से A की जगह हम 2B लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 2B लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा नया इक्वेशन। अब हम यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर B प्लस M, और B प्लस M हम जानते हैं क्या है, 1/15। इनकी यूनिट
उनकी यूनिट डे की क्या है एफिशिएंसी 1/15। तो यहाँ से हम 1/15 रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे 1/15 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/15 प्लस b इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/15। देन जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा b का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/60। ओके, यानी कि b की यूनिट टाइम एफिशिएंसी क्या है 1/60, यानी कि एक दिन में b 1/60 काम करेगा, इतना पार्ट ऑफ वर्क करेगा, एक वर्क का 1/60 पार्ट वो कंप्लीट करेगा। ओके, अब जब आपको b पता चल गया तो आपको पता है m प्लस b की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, तो आप यहाँ से m की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ देखिए m इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/15 माइनस 1/60। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/20। मैं कैलकुलेशन बहुत ही डीप में नहीं जा रही हूँ कि मैं मान के चलती हूँ कि सभी लोगों को इतनी कैलकुलेशन करनी तो आती होगी। तो m का पर यूनिट इफिशिएंसी आ गया 1/20, यानी कि एक दिन में m 1/20 काम करता है। तो मोहन के बारे में ही पूछा जा रहा है कि मोहन इसी काम को कितने दिन में अकेले खत्म करेगा। तो मोहन की अगर इफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता एक दिन की है 1/20, तो वो कितने दिनों में एक कार्य को खत्म करेगा, एक पूरे कार्य को वो कितने दिन में खत्म करेगा? तो 20 डेज में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहन कितने दिन में अपने कार्य को अकेले खत्म करेगा? तो 20 डे में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 20 डेज। अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें बहुत सारा फ्रैक्शन वाला कैलकुलेशन था। आपको फ्रैक्शन को प्लस करना था, मल्टीप्लाई करना था, माइनस करना था, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो ऐसा मेथड हम लोग इस्तेमाल करें जिसमें हम लोगों को इस तरह का थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन कम करना पड़े, तो वो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए यूजफुल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को, जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, उसको हम एक दूसरे मेथड से बताते हैं जिससे आपको कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ेंगे, स्टेप्स सेम रहेंगे। जो काम हमने वहाँ किया वही काम हम यहाँ भी करेंगे, बट आपका कैलकुलेशन का टाइम सेव होगा। अब वो कैसे? जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था कि अशोक और मोहन जो हैं वो कितने दिन में काम को ख़त्म करते हैं? 12 डेज में। मोहन और विनोद काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं? 15 डेज में। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये 12 और जो 15 है उसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा एलसीएम। तो ये जो 60 आता है ये क्या आता है? ये आता है टोटल टाइम, सॉरी टोटल वर्क। ये आया टोटल वर्क, यानी कि टोटल काम कितना करना है, तो ये आता है 60, यानी कि 60 यूनिट काम को ख़त्म करना है। तो इसी 60 यूनिट काम को ख़त्म करने में अशोक और मोहन 12 दिन लेते हैं। तो हम अशोक और मोहन की एफिशिएंसी निकालने के लिए 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 5। ओके, तो 5 क्या हो गई? अशोक प्लस मोहन दोनों के मिला के इफिशियंसी हो गई, यानी कि एक यूनिट टाइम में काम करने की क्षमता को, यानी कि 1 यूनिट टाइम में, यहाँ पे टाइम किस यूनिट में दिया हुआ है? डेज में दिया हुआ है, यानी कि एक दिन में मोहन और अशोक मिलके कितना काम करेंगे? तो 5 यूनिट वर्क करेंगे। उसी तरह यहाँ पे जब हम 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 4, यानी कि मोहन और विनोद की एक दिन की इफिशियंसी कितनी है? दोनों को मिला करके 4 आएगी। ओके, तो टाइम एंड वर्क में आपको दो कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान देना है कि यहाँ पे जब एलसीएम हम लोग लेंगे तो एलसीएम के बाद जो नंबर मिलेगा हमको वो क्या होगा? टोटल वर्क। और दूसरी चीज़ क्या कि एफिशिएंसी क्या होती है किसी इंसान की? यूनिट टाइम में वो जितना काम कर सकता है वो उसकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। तो हम लोग टाइम एंड वर्क में
हमेशा यूज करते हैं इफिशियंसी इनटू टाइम, यानी कि अगर किसी की इफिशियंसी को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, वर्क डन, कि कितना वर्क किया गया है, कितना काम करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने यही फॉर्मूला के हेल्प से यहाँ पे मैंने इफिशियंसी ये निकाला था। मैंने बताया कि ये जो 60 होगा वो क्या होगा, टोटल वर्क। जब एलसीएम हम लेंगे 12 और 15 का, ये 60 क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क है और टाइम दिया है आपका, ओके, टोटल वर्क दिया है और टाइम दिया हुआ है, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, वर्क बाय टाइम। तो मैंने यही किया, वर्क है 60 बाय टाइम 12, तो 60 बाय 12 क्या आ गया, 5। तो ए प्लस एम की इफिशियंसी क्या हो गई, 5। तो आपको यही करना है, E इंटू टी, इफिशियंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ये आपको हमेशा याद रखना है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ओके, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इतना करने के बाद आप क्वेश्चन में देखेंगे, आपको दिया होगा कि अशोक की जो इफिशियंसी है वो विनोद से दुगनी है, यानी कि अशोक और विनोद, इनकी इफिशियंसी अगर हम निकालेंगे तो वो क्या आएगी, किस रेशियो में आएगी, 2:1। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू 2B, यानी कि A की इफिशियंसी B के दुगने की बराबर है। तो अब हम यहाँ पे सेम काम करेंगे जो हमने बेसिक से सॉल्व करते वक्त किया था, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, A प्लस M प्लस B इज इक्वल टू, अब A प्लस M की इफिशियंसी यहाँ क्या है, 5, और M प्लस B की इफिशियंसी है 4, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगी 9। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस 2M प्लस B इज इक्वल टू 9। A की जगह हम लिखेंगे 2B, जब हम A की जगह 2B लिखेंगे तो हम यहाँ से 2 कॉमन लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं B प्लस M प्लस B इक्वल टू 9। अब B प्लस M हम जानते हैं क्या है, इफिशियंसी +4, तो हम यहाँ पे +4 इफिशियंसी पुट करेंगे, ओके। तो ये क्या आएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, 8 प्लस B इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से हम B निकाल सकते हैं, B आ जाएगा 1, यानी कि B की इफिशियंसी कितनी है, 1 है। जब हमें B की इफिशियंसी मिल गई तो यहाँ से हम M निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, M प्लस B हमें क्या पता है वो कितनी है, 4 है। B हमें पता है कि वो 1 है, तो M को लिख सकते हैं 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, ओके। तो M की इफिशियंसी कितनी आ गई, 3 आ गई मोहन की। तो अब हमें मोहन की इफिशियंसी पता है और टोटल वर्क हमें पता है कितना करना है, 60 यूनिट। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं कि मोहन को अकेले काम करने में कितना वक्त लगेगा, और काम तो 60 यूनिट ही मोहन को भी करना है, लेकिन अकेले करना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मोहन के लिए कि मोहन की इफिशियंसी कितनी है, 3, टाइम हमें निकालना है और वर्क डन कितना है, 60। तो यहाँ से लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 60/3, कैंसिल करने पे हमें मिलेगा 20, यानी कि मोहन अकेले अगर उसी काम को करता तो उसे कितने दिन लगेंगे, 20 डेज। तो ये हो गया शॉर्ट तरीका जिसमें आपको लेंदी कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ेंगे और आप क्वेश्चन को कम टाइम में और बहुत ही इजीली बना सकते हैं। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, two pipes X and Y can fill a tank in 6 hours and 9 hours respectively if they are turned on alternatively for 1 hour each starting with X, then what is the time taking to fill the टैंक। यहाँ पे कह रहा है कि दो पाइप हैं X और Y जो किसी एक टैंक को X 6 आवर में भरता है और Y 9 घंटे में भरता है। तो कह रहा है कि अगर दोनों ही पाइप्स को ओपन कर दिया जाए अल्टरनेट आवर में, यानी कि पहले X से को हम खोलते हैं 1 घंटे के लिए, फिर X को बंद करके हम Y को ओपन करते हैं, फिर अगले 1 घंटे Y पाइप ऑन रहेगा, फिर हम Y को बंद करेंगे और X को ओपन करेंगे। तो इस तरह से ये अल्टरनेट चलते रहेगा। तो पूछ रहा है कि अगर इस तरह से अल्टरनेट पाइप्स को ओपन किया जाए तो वो टैंक कितने देर में फिल होगा। तो यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं, सॉरी ऑप्शंस दिए हुए हैं, 5.25 आवर्स, 6.66 आवर्स, 7 आवर्स एंड 9 आवर्स।
तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे एक आपको हिंट हम करना चाहेंगे कि इसके पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, उसमें पाइप्स के जगह आप मान लीजिए कि वो पर्सन्स हैं, ओके? तो पर्सन की इफ़िशियंसी, वो कितने देर में काम ख़त्म करते हैं और उन्होंने कितना काम करना है, ये चीज़ें। अब उसी चीज़ को आप सोचिए पाइप और टैंक के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे पाइप एक्स एंड वाई है और वो एक पाइप 6 घंटे में पूरे टैंक को भरता है, दूसरा पाइप 9 घंटे में भरता है। तो हम मान लेते हैं कि ये पाइप क्या है, वो पर्सन है। यानी कि यहाँ पे भी हम वहाँ पर्सन की एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम पाइप की एफिशिएंसी की बात करेंगे, ओके? तो यहाँ पे जो पाइप एक्स है वो कितने देर में टंकी को भरता है? 6 आवर में। और जो पाइप वाई है वो टंकी को कितने आवर में भरता है? 9 आवर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 6 और 9 का एलसीएम लेंगे। बेसिक्स मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कि वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन को हम बेसिक से कैसे प्रोसीड करते हैं। अब जो क्वेश्चन हम आपको ये सॉल्व करना बताएंगे वो आपको हम अल्टरनेट मेथड से बताएंगे, जिसमें आपको कैलकुलेशंस लेंदी ना पड़े और इजीली आप सॉल्व कर सकें। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद हमें एलसीएम आएगा 18, ओके? तो मैंने हमेशा बताया ये एलसीएम क्या आता है? वर्क, यानी कि आपने कितना काम करना है या फिर इन दोनों पाइप को कितना काम करना है, वो हो जाएगा 18। तो अब वर्क आ गया और टाइम हमें दिया हुआ है 6 आवर्स, ओके? तो यहाँ से हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं कौन से फॉर्मूले से? इफिशियंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। तो हमें वर्क पता है और टाइम पता है, तो इफिशियंसी निकाल सकते हैं वर्क बाय टाइम। तो ये क्या आएगा, इफिशियंसी एक्स की +3 और वाई की इफिशियंसी कितनी आएगी? +2। तो ये इफिशियंसी हमें पता चल गई दोनों की कि इनकी कार्य करने की क्षमता क्या है, ओके? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्टरनेट ओपन किया जाता है, ठीक है? तो हम मान लेते हैं ये x है और ये y है पहले घंटे में। तो स्टार्ट किससे किया गया है? स्टार्टिंग विथ x से स्टार्ट किया गया, ये चीज आप ध्यान दीजिए। तो पहले घंटे में x काम कर रहा होगा और y काम नहीं कर रहा होगा। तो x 1 घंटा काम करेगा तो वो कितना काम करेगा? तो ये कैसे हम पता करेंगे? तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मैंने +3 निकाला है वो x की इफिशियंसी है। इफिशियंसी क्या मैंने बताया था कि वो पर यूनिट टाइम कितना काम किया जाता है वो होता है। तो यहाँ पे यूनिट टाइम क्या हो जाएगा? यहाँ पे टाइम जो है आवर में दिया हुआ है, तो यूनिट टाइम हो जाएगा 1 आवर। यानी कि 1 आवर में x कितना काम करेगा? तो 3 यूनिट काम करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x ने 3 यूनिट काम किया, ठीक है? तो अब अगले 1 घंटे में, यानी कि सेकेंड आवर में, नेक्स्ट आवर में x काम नहीं कर रहा होगा क्योंकि x को बंद करके y को ओपन किया गया होगा। तो उसी तरह अगले घंटे में y कितना काम करेगा? तो 2 यूनिट काम करेगा, ठीक है? तो वैसे ही तीसरे घंटे में, थर्ड आवर में क्या होगा? x 3 यूनिट काम करेगा और y कोई काम नहीं करेगा। उसी तरह फोर्थ आवर में क्या होगा? x कोई काम नहीं करेगा और y 2 यूनिट काम करेगा। तो इस तरह से काम होते चला जाएगा। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए कि पहले 2 घंटे में कितनी यूनिट काम हुई? 3x ने किया और 2 y ने किया, तो ऐड करके क्या हो जाएगा? 3 + 2 5, ओके? उसी तरह अगले 2 घंटे में फिर कितना काम किया गया? 5 यूनिट। तो इससे हमें ये पता चला कि हर 2 घंटे में कितना काम होगा? 5 यूनिट काम होगा। और टोटल कितना यूनिट काम को खत्म करना है? 18 यूनिट काम को खत्म करना है। तो 18 से छोटा 5 का पहला सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा होगा? तो 18 से छोटा 5 का सबसे बड़ा मल्टीपल है 15, ठीक है? तो 15 सबसे बड़ा मल्टीपल है 18 से कम। तो हम ये जानते हैं कि 5 यूनिट वर्क 2 घंटे में होता है,
ठीक है। तो 15 यूनिट वर्क कितना देर में होगा? तो यहाँ पे हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया, तो हम इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 6 आवर्स। ओके, यानी कि 6 आवर में 15 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में क्या होता है कि हर 2 घंटे में लास्ट में काम कौन करता है? 2 घंटे के लास्ट में y ने काम किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए y पे खत्म हो रहा है, तो यानी कि जब 15 यूनिट काम पूरा होगा तो लास्ट में y पे खत्म होगा। तो 15 यूनिट के बाद अगला किसको ओपन किया गया होगा? पाइप x को ओपन किया गया होगा। तो जब x ओपन होगा 15 यूनिट वर्क कंप्लीट होने के बाद, तो वो कितना यूनिट काम करेगा? x 3 यूनिट काम करेगा। तो 15 के बाद 3 यूनिट काम होते ही क्या हो जाएगा? 18 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 18 यूनिट वर्क क्या होगा, कैसे कंप्लीट होगा? अगले 1 घंटे में, यानी कि 15 यूनिट काम 6 घंटे में कंप्लीट हुआ। उसके बाद पाइप x को ओपन किया गया है, तो x 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 6 में 1 आवर हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7 आवर। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में टंकी को भरने में कितना वक्त लगेगा? टैंक को भरने में तो 7 आवर्स लगेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 आवर्स। इसमें जो कुछ पॉइंट्स ध्यान देने की चीज़ वो है कि यहाँ पे आप देखिएगा कि 2 घंटे में 5 यूनिट वर्क हुआ होगा। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि हमें 5 यूनिट वर्क करना है, तो हम निकाल लेते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा। वो कैसे निकाल लेते हैं? वो ऐसे निकालते हैं, ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। हमें यहाँ से पता चला इस टेबल से कि 2 घंटे में 5 यूनिट वर्क हुआ है, यानी कि 5, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 5 यूनिट वर्क 2 घंटे में हुआ है। 5 यूनिट वर्क कितने देर में हुआ है? 2 घंटे में। तो 1 यूनिट वर्क कितने घंटे में होगा? 2/5। तो 18 यूनिट वर्क कितने टाइम में होगा? तो 2/5 इंटू 18, जो भी ये आंसर आए इतने आवर्स लगेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है करने का वो क्या है? वो गलत है, इस तरह नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मैंने बताया कि जब 15 यूनिट वर्क, यहाँ देखिए, जब 15 यूनिट वर्क कंप्लीट हुआ होगा तो लास्ट में काम खत्म किस पे हो रहा है? ये देखिए, ये पहले 2 घंटे हैं, ये दूसरे 2 घंटे हैं, ठीक है। तो पहले x ने काम किया, फिर y ने काम किया, अगले घंटे फिर x ने काम किया, फिर y ने काम किया। तो यानी कि हर 2 घंटे के अंत में y पे खत्म होता है। यानी कि 15 यूनिट जब काम कंप्लीट होगा तो किस पे खत्म हुआ होगा? y पे। और y पे जब खत्म हुआ होगा तो जब वो x वापस पाइप ओपन किया गया होगा तो x कितना यूनिट काम करता है? 3 यूनिट। तो 15 के बाद जैसे ही 3 यूनिट काम होगा तो 18 यूनिट वर्क हो जाएगा, जो हमारा टोटल वर्क था 18 यूनिट, ठीक है। तो हमारा टोटल काम हो जाएगा, यानी कि टंकी भर चुका होगा। तो फिर y को ओपन करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि काम होते ही वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो हमें कितना आवर लगेगा? 7 आवर। तो इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे आती है तो टाइम एंड वर्क में थोड़ी सी चीज़ें इमेजिन करने की ज़रूरत होती है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे कि वो किस तरह से प्रोसीड हो रहा है या वो सिचुएशन किस तरह हो रही है, तो इसमें गलतियां होने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस होती हैं। और टाइम एंड वर्क का सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि इफिशियंसी को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वर्क के बराबर होगा। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, the ratio between the present ages of Ravi and Raj is 3:7। यहाँ पे राज का रवि के साथ जो रेशियो है 3:7 दिया है। प्रेजेंट एज, आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद रवि का एज 39 ईयर्स हो जाएगा। तो व्हाट वाज
Raj's age 4 years ago? 4 ऑप्शंस आपके पास दिया हुआ है, 12 साल, 13 साल, 19 साल और 11 साल। तो क्वेश्चन में गिवन है राज और रवि का रेशियो, कि दोनों के एज में रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। तो वो 3:7 है। तो हम मान लेते हैं राज का जो एज है वो 3x है और रवि की एज क्या है, वो 7x है। ठीक है। तो 4 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद दोनों की उम्र 4 साल बढ़ जाएगी। तो राज की एज क्या हो जाएगी, +4, और रवि की एज क्या हो जाएगी, 7x+4। ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 साल बाद रवि की जो एज है वो 39 ईयर्स होगी, यानी कि ये किसके बराबर होगा, 39 ईयर्स। तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। तो x क्या आएगा, 5। तो हमें x मिल गया 5। तो यहाँ से हम राज की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। तो राज की प्रेजेंट एज क्या होगी, 3x+4 नहीं होगा, 3x+4 क्या होगा, प्रेजेंट एज से 4 साल बाद जो मैंने 4 साल ऐड किया था वो ये +4 है। राज की प्रेजेंट एज 3x है। तो प्रेजेंट एज ऑफ राज हो जाएगा 3 × 5, 15 ईयर्स। ओके। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है व्हाट वाज राज एज 4 ईयर्स अगो, प्रेजेंट से 4 साल पहले राज की कितनी उम्र थी। तो अगर अभी प्रेजेंट एज उसकी 15 है तो 15 साल पहले उसकी एज 4 साल कम होगी। तो वो क्या हो जाएगा, 11, 15 - 4 हो जाएगा 11। यानी कि राज की उम्र आज से 4 साल पहले कितनी थी, 11 वर्ष। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 11 ईयर्स। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस, ए कोई पर्सन है वो बिजनेस स्टार्ट करता है। आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने बाद बिजनेस के स्टार्ट होने पे बी एंड सी ज्वाइंड देम, बी और सी कोई अनदर पर्सन है वो ए को उसके बिजनेस में ज्वाइन करते हैं। द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, बी एंड सी वॉज 4:6:5। उस बिजनेस में जितना पैसा ए, बी और सी ने लगाया उसका अनुपात दिया हुआ, उसका रेशियो दिया हुआ है 4:6:5। अब कहता है इफ ए शेयर इन एनुअल प्रॉफिट, ए का शेयर सालाना जो प्रॉफिट हुए उस पे 250 रुपये यानी 250 रुपीज मोर देन दैट ऑफ सी, सी की जितनी शेयर होगी प्रॉफिट की उससे ए की शेयर 250 रुपये ज्यादा थी, पाई गई। व्हाट वाज द टोटल एनुअल प्रॉफिट अर्न। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि साल के अंत में टोटल कितनी प्रॉफिट अर्न की गई। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके पास, 3,740 रुपीज, 3,910 रुपीज, 4,250 रुपीज एंड 4,900 रुपीज। तो ये जो प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है इसको कहते हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन। ओके, ये अरिथमेटिक का पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि जितने लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा किसी बिजनेस में या किसी भी चीज में, तो जिस रेशियो में वो पैसा लगाते हैं, जितना भी रेशियो में, उसी रेशियो में प्रॉफिट साल के लास्ट में बढ़ता है। ओके, जनरली हम लोग मान के चलते हैं जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो, हम लोग जो प्रॉफिट है वो एनुअली कैलकुलेट करते हैं, यानी कि साल के अंत में मानते हैं कि प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया। ओके, तो ये जो कुछ पॉइंट्स है वो पार्टनरशिप में हमेशा ध्यान दे के चलना है कि अगर कुछ लोग कुछ अनुपात में पैसे लगाते हैं किसी चीज में, तो जो प्रॉफिट होगा वो उसी अनुपात में सबको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 4:6:5 में एबीसी ने पैसा लगाया है,
तो प्रॉफिट भी 4:6:5 में बटेगा। जो प्रॉफिट का चार हिस्सा होगा वो मिलेगा ए को, 6 हिस्सा मिलेगा बी को और उसका 5 हिस्सा मिलेगा सी को। अगर पूरे प्रॉफिट का 15 हिस्सा किया जाए बराबर, तो उसमें से 4 हिस्सा ए को, 6 हिस्सा बी को, 5 हिस्सा सी को दिया जाएगा। लेकिन आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है, इसमें ये कह रहा है कि ए जब बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले 4 महीने वो अकेले पैसा इन्वेस्ट किया उस बिजनेस में। 4 महीने बाद बी और सी ने ज्वाइन किया है, यानी कि ए ने 12 महीने इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में और बी और सी ने 8-8 महीने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस केस में क्या होता है कि जो रेशियो प्रॉफिट का होगा उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि उन्होंने अलग अलग टाइम के लिए पैसा लगाया है। तो जैसे कि अगर ए बी सी का टाइम बिल्कुल सेम होता, कोई डिफरेंस नहीं होता, तीनों ने बराबर टाइम के लिए पैसा लगाया होता, तो जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 4:6:5 ही होता। चूंकि इन्होंने सेम टाइम के लिए पैसा नहीं लगाया है, तो डिफरेंट टाइम के कैलकुलेट करने के लिए हम लोग उस जो प्रॉफिट का रेशियो है उसको हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट का रेशियो 4:6:5 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने अभी बताया कि जिस रेशियो में वो पैसा लगाएंगे उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा। सो प्रॉफिट विल बी 4:6:5। चूंकि ये लोगों ने सेम टाइम के लिए पैसा नहीं लगाया है, इसलिए हम लोग रेशियो को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ए का रेशियो है, ये बी का है और ये सी का है। ओके, अब ए ने 12 महीने के लिए पैसा लगाया है, बी ने 8 महीने के लिए और सी ने 8 महीने के लिए। तो हमने सबके पर्टिकुलर रेशियो को उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद अब ये हो गया नया रेशियो जिसमें पैसा बटेगा। अब ये कह रहा है कि सी को जितना शेयर मिलेगा उससे ए को कितना शेयर ज्यादा मिला है, 250 रुपये ज्यादा मिला है। तो सी को कितना शेयर मिला है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना मिलेगा, ये 40, ये 48 एंड दिस विल बी हाउ मच, 48। ओके, तो ए को कितना ज्यादा मिला है, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 40 है, यानी कि ए का सी से कितना ज्यादा है, 8 यूनिट। यहाँ पे हम लोग इसको यूनिट में मानेंगे क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि ए का सी से 8 यूनिट ज्यादा शेयर है। और वो 8 यूनिट किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए डिफरेंस दिया हुआ है कि ए का सी से 250 रुपये ज्यादा शेयर बनता है, यानी कि ये जो डिफरेंस 8 यूनिट का आ रहा है वो किसके बराबर है, 250 रुपीज के। तो अगर 8 यूनिट का दाम यानी कि वैल्यू 250 रुपीज है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 250/8 रुपीज। ओके, और जब हम को क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल एनुअल प्रॉफिट अर्न, तो टोटल प्रॉफिट कितनी अर्न की जाएगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये तीनों को जोड़ हम देंगे तो जितना यूनिट आएगा वो टोटल प्रॉफिट अर्न होगा, यूनिट के टर्म में, नॉट रुपीज, वो यूनिट के टर्म में है, हमेशा ध्यान रखें इस बात को। तो जब हम इन सबको जोड़ देंगे तो व्हाट वी विल गेट, 48 + 48 + 40, 136 unit we will get after adding these three. So we have to calculate value for 136 unit. तो 136
यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 136 इंटू 250/8, क्योंकि हमने 8 यूनिट का वैल्यू इतना रुपीस निकाल लिया है, तो 136 यूनिट का हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 4250 रुपीज। ओके, तो ये मैंने सिंप्लीफिकेशन करना आपके लिए छोड़ा है, क्योंकि सभी को सिंप्लीफिकेशन करना जानते होंगे। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 4250 रुपीज। अ ट्रेडर हैज 600 kg ऑफ राइस। किसी व्यापारी के पास 600 kg राइस है, a part of which he sells at 50% profit and remaining quantity at 20% loss। अब ये कह रहा है कि 600 kg में से कुछ चावल वो 15% प्रॉफिट पे बेचता है और बाकी के बचे हुए चावल को वो 20% लॉस पे बेच देता है। ऑन द होल, इस पूरे कार्यक्रम में यानी कि पूरे प्रोसेस में he incurs an overall loss of 6%। इस पूरे प्रोसेस में उसको 6% का लॉस होता है, यानी कि कुछ चावल को 15% प्रॉफिट पे बेचने पे और बाकी के बचे चावल को 20% लॉस पे बेचने पे उसको ओवरऑल 6% का लॉस होता है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ राइस ही सोल्ड एट 20% लॉस। तो वो पूछ रहा है कि जो बचे हुए चावल को उसने 20% लॉस पे बेचा था, वो चावल की क्वांटिटी कितनी थी, यानी उसने कितने किलो चावल लॉस पे बेचा था 20%। तो आपके पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, 250 kg, 320 kg, 420 kg एंड 360 kg। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है 600 kg राइस, और उस राइस में से कुछ को वो क्या करते हैं 50% प्रॉफिट पे बेचते हैं और बाकी के बचे हुए को क्या करते हैं 20% लॉस पे बेचते हैं। ठीक है, और ओवरऑल प्रोसेस में क्या हो जाता है उन्हें 6% का लॉस। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि वो 1 kg जो राइस है वो 15% प्रॉफिट पे बेचते हैं और बच गए कितने 600 माइनस 1 kg राइस, वो जो है वो 20% लॉस पे सेल करते हैं। और हम जानते हैं कि 6% टोटल लॉस है, तो यहाँ से हम एसपी निकाल सकते हैं। कैसे, इसके लिए हम लेट करेंगे, लेट सीपी। किसका सीपी 1 kg राइस का, वो क्या है x kg है। ठीक है, सॉरी x, इट शुड बी x रुपीज, वो x रुपीज है। तो 1 kg का अगर दाम x रुपीज है तो 600 kg का क्या हो जाएगा सीपी, यानी कि एक्चुअल सीपी जो है उस ट्रेडर का है 600x। अब इसे टोटल प्रोसेस में 6% का लॉस हुआ है, तो जब 6% का लॉस हो गया तो वो एक्चुअली बिका कितना पे 6% घाटा हो गया, यानी कि 94% में उसका सामान बिका। ओवरऑल 6% लॉस का मतलब है कि 94% में उसका सामान बिका। तो एसपी क्या हो जाएगा 94% ऑफ सीपी, तो ये हो जाएगा आपका 94/100 इंटू 600 इंटू एक्स। तो ये जो है इस ट्रेडर का टोटल एसपी है
कि वो दोनों तरह के चावल को 15% प्रॉफिट और 20% लॉस पे जब बेचा तो दोनों का सेलिंग प्राइस मिला के ये टोटल सेलिंग प्राइस होगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट कि हम 15% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस निकालेंगे SP1 और 20% लॉस पे जो बेचा उसमें उसको कितना अलग अलग पैसा मिला, और जब SP1 और SP2 को जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए, इस SP के बराबर होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में एंटर करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो अब हम पहले निकालते हैं 15% प्रॉफिट पे जो चावल बेचा गया उसके कॉन्टेक्स्ट में SP क्या है। तो 15% प्रॉफिट में बेचा गया तो CP क्या हो जाएगा, हमने माना था कि 15% प्रॉफिट पे जो राइस बेची गई वो कितनी बेची गई, 1 kg, उसकी क्वांटिटी है 1 kg। तो CP क्या हो जाएगा, A इंटू एक्स, कितनी रुपीस, क्योंकि 1 किलो चावल का दाम x रुपीस है तो 1 kg का हो जाएगा A इंटू एक्स। और इसको 15% प्रॉफिट हुआ तो SP क्या हो जाएगा, 115% ऑफ CP यानी AX। 15% प्रॉफिट हुआ इसे तो इसे टोटल पैसे कितने मिलेंगे, 115% ऑफ X यानी 115 बाई 100 इंटू AX। यहाँ पे 115 इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि वो पिछले सिचुएशन में 6% लॉस हुआ था यानी कि 94% में उसका सामान बिका। यहाँ पे उसको 15% प्रॉफिट हो रहा है यानी कि जितनी उसकी टोटल CP थी उसका 15% निकाल के हम इसमें ऐड करेंगे तो वो एक्चुअली होगा क्या, वो हो जाएगा 115% ऑफ AX। ये बिल्कुल बेसिक है, हम लोग क्वेश्चन बनाते समय इन चीज़ों को विजुअलाइज नहीं करते हैं इसलिए हमारा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं SP 115 बाई 100 AX होगा। तो ये हमारा SP1 निकल गया। अब हम SP2 निकालते हैं 20% लॉस पे जितने चावल को बेचा गया, वो है 600 माइनस 1 kg, वो कितनी हो जाएगी, SP2 20% लॉस यानी कि CP का 20% लॉस हुआ है यानी कि कितना में बिका है, 80% ऑफ CP। तो 600 माइनस A kg का CP क्या हो जाएगा, 600 माइनस A इंटू X, ये होगा 80 बाई 100 इंटू 600 माइनस AX। ठीक है, तो ये SP1 और SP2 निकल गया। अलग अलग सिचुएशन में इतनी उससे सेलिंग प्राइस मिली होगी। और हमने पीछे देखा वीडियो में कि टोटल सेलिंग प्राइस हमने निकाला था क्योंकि टोटल प्रोसेस में 6% लॉस हुआ था तो वहां से हमने टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लिया था। और ये जो दो अलग अलग सेलिंग प्राइस हमने निकाला है हम इसे साथ में ऐड कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 115 by 100 AX plus 80 by 100 600 minus AX is equal to 94 by 100 into 600 X के बराबर। अब यहाँ से लेफ्ट साइड भी सारे टर्म्स में x है और राइट साइड भी x है तो यहाँ से अगर हम x कॉमन लेंगे तो ये x क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर LCM हम 100 लेंगे और इस साइड भी 100 है तो ये 100 भी आपस में कैंसिल होंगे LCM लेने के बाद। ओके, तो इस साइड बच क्या जाएगा, 115A प्लस 80 इंटू 600 माइनस A इज इक्वल टू 94 इंटू
600। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक है, वो a है। इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये हो जाएगा 115a प्लस 4800, sorry it's 48,000 minus 80a is equal to 56,400। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 35a इज इक्वल टू 48,000 का हम लोग साइड चेंज करेंगे तो ये 56,400 से माइनस हो करके आएगा 8,400। अब यहाँ से हम a निकाल सकते हैं 8,400 by 35। Okay, after simplification we will get a is equal to 240, यानी कि 15% प्रॉफिट पे कितने चावल को बेचा गया है? 240 केजी चावल को बेचा गया है 15%। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने चावल को 20% लॉस पे बेचा गया है, तो ये क्या आएगा आंसर? 600 माइनस a केजी, जो हमने यहाँ लिख रखा है। तो 600 माइनस a का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 240 एंड वी विल गेट 360 kg, यानी कि 360 kg राइस was sold at 20% लॉस। तो हमारा आंसर होगा 360 और 360 क्या है? ऑप्शन डी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये दिया है कि अ वाटर टैंक हैज 3 टैप्स A, B and C. A fills 4 bucket in 24 minutes, B fills 8 bucket in 1 hour and C fills 2 bucket in 20 minutes. If all the taps are open together, a full tank is emptied in 2 hours. If a bucket can hold 5 liters of water, what is the capacity of the tank? यहाँ पे लिखा है टैप कैन बी यूज्ड इनलेट एज वेल एज आउटलेट। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वाटर टैंक है जिसमें 3 टैप लगे हैं, 3 नल लगे हैं और उनको नेमिंग किया गया है ए, बी और सी से। ए के बारे में कहा जा रहा है कि ए जो है वो 24 मिनट में 4 बकेट फिल कर सकती है। 4 बकेट फिल कर सकती है मतलब कि 24 मिनट में उस टैप से कितना पानी निकलेगा? तो यानी कि 4 बकेट में पानी अटने के बराबर। ठीक है, तो 4 बकेट में कितना पानी अटेगा? देखिए तो यहाँ पे एक बकेट का आपका दिया हुआ है कि एक बकेट में कितना कैपेसिटी है। तो एक बकेट का कैपेसिटी 5 लीटर है, तो 4 बकेट का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 20 लीटर्स, यानी कि 20 लीटर्स वो 24 मिनट्स में वाटर रिलीज करेगा। उसी प्रकार जो नल है बी, वो क्या करेगा? 8 बकेट्स वो फिल करेगा 1 आवर में, यानी कि 60 मिनट्स में वो क्या करेगा? 8 बकेट्स भरेगा, यानी कि 40 लीटर्स। वैसे ही जो सी है वो 2 बकेट फिल करेगा 20 मिनट्स में, यानी कि 10 liters of water in 20 minutes। यहाँ पे एक चीज और गौर करने की बात है कि यहाँ पे देखिए टैप ए जो है उसकी जो टाइमिंग है वो मिनट में दी है, बी की टाइमिंग आवर में दी हुई है। तो मैंने हमेशा बोला है कि वर्क एंड टाइम में जो यूनिट टाइम दिया रहता है वो हमेशा सबका बराबर होगा, यानी कि सेम यूनिट होगा, चाहे तो वो डेज हो या सभी आवर्स में हो। तो चाहे तो आप इसे आवर में चेंज कर लें या ये जो आवर गिवन है उसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लें, बट यूनिट सेम रख के हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और फिर आगे ये कहता है कि ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर अ फुल टैंक इज एम्प्टीड इन 2 आवर्स। अगर सभी टैप्स को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी की पूरी टैंक जो है वो 2 घंटे में क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो पूछ रहा है कि टैंक की कैपेसिटी क्या है।
तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 140 लीटर्स, 240 लीटर्स एंड 110 लीटर्स एंड 160 लीटर्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या गिवन है हम वो देखते हैं। तो दिया हुआ है कि ए कितना मिनट में बकेट को फिल करता है, तो ए क्या करता है 20 लीटर, यानी कि 4 बकेट, जो कि एक बकेट की कैपेसिटी कितनी है 5 लीटर्स, उसको कितने देर में 24 मिनट्स में फिल करता है। 4 बकेट्स यानी कि 5 इंटू 4 20 लीटर्स, वो कितने देर में फिल करता है 24 मिनट में, यानी कि वो इतना काम करता है कितने मिनट में 24 मिनट में। तो अगर ए की इफिशियंसी को हम ए से ही इंडिकेट करते हैं, ओके, ए की इफिशियंसी को हम ए से इंडिकेट करते हैं, तो ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 20 वर्क डन बाय टाइम टेकन, यानी 20/24। सिमिलरली जब हम बी की इफिशियंसी निकालेंगे तो क्या होगा, बी की इफिशियंसी निकालने के लिए पहले पता करना होगा कि वो कितना काम किया। तो बी 8 बकेट भरता है 1 घंटे में, 8 बकेट यानी कि 40 लीटर, कितने देर में, तो 1 आवर यानी 60 मिनट, क्योंकि हम टाइम की यूनिट को सेम रखेंगे। तो क्या होगा, बी की इफिशियंसी आ जाएगी 40/60। सिमिलरली सी की इफिशियंसी हम निकालेंगे, तो सी कितना काम किया है, तो सी 2 बकेट फिल करता है 20 मिनट्स में, 2 बकेट यानी कि 10 लीटर ऑफ वाटर इन 20 मिनट। तो सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 10/20। ओके, अब हमें ए बी सी की इफिशियंसी पता चल गई कि ये कि उनकी कार्य करने की क्षमता है। क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ है कि इफ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर, यानी कि सभी टैप को हम चालू कर रहे हैं, यानी कि सभी काम कर रहे हैं, ए भी, बी भी और सी भी तीनों काम कर रहा है, तो पूरी की पूरी टैंक कितने देर में खाली हो जाती है 2 घंटे में। ठीक है, 2 घंटे में पूरी टैंक खाली हो जाती है। तो वो पूछ रहे हैं कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि पूरे पानी को खाली करने में ए बी सी को 2 घंटे लगे हैं। तो हम क्या मान के चलें कि जो टैंक की कैपेसिटी है वो क्या है, वो ए बी सी के द्वारा किया हुआ काम है, यानी कि ए बी सी जब साथ में काम कर रहे हैं तो 2 घंटे में उन्होंने उतने सारे पानी को वहां से बाहर निकाल दिया, यानी कि उन्होंने उतना काम किया। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, यानी कि इफिशियंसी ऑफ ए दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, ये इफिशियंसी है, ए की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी और सी की इफिशियंसी। चूंकि तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो हम तीनों की इफिशियंसी को जोड़ देंगे तो वो पूरी इफिशियंसी आ जाएगी कि इतना काम 1 यूनिट टाइम में हो रहा है। और कितने देर के लिए काम हुआ है, तो ये 2 घंटे के लिए काम हुआ है। 2 घंटे यानी कितने मिनट्स, क्योंकि हमें हर चीज को मिनट में कन्वर्ट करके बना रहे हैं, तो ये 120 मिनट हो जाएगा। और वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के, यानी कि ये किसके बराबर होगा, कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमें ए की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी और सी की इफिशियंसी पता है, क्योंकि हमने ये 3 अभी कैलकुलेट किया है। तो हम क्या करेंगे आगे, यहाँ देखिए हम अब इसे सॉल्व करेंगे। 20/24 प्लस 40/60 प्लस 10/20 इंटू 120। अब ये जो आप निकालेंगे वो आ जाएगा कैपेसिटी, ओके, कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो अब इसको सॉल्व करना है और इसको आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी जीरोज हैं तो वो कैंसिल होंगे, ओके। अब कैंसिल करने के बाद जो फाइनल आंसर होगा वो क्या आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं मान के चल रही हूँ कि इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये आएगा आपका फाइनल 240, ओके, यानी कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है 240 लीटर्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी 240 लीटर। ओके, तो इस तरह से हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को विजुअलाइज करते हैं, जो कि विजुअलाइज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी हम सही वे में सही स्टेप्स को प्रोसीड कर सकते हैं वन बाय वन। अगर एक भी आपको इमेजिन करने में प्रॉब्लम हुई कि पानी किस तरह से बाहर निकल रहा है, उतना सारा पानी अगर बाहर निकला तो उसको कैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो टैंक की कैपेसिटी थी वो ये बताती थी कि ए और बी और सी मिलके तीनों अगर काम करेंगे तो एक बार में उतना सारा काम 2 घंटे में वो खत्म करेंगे। तो ये चीज विजुअलाइज करना इम्पोर्टेंट है। हमारे पास हमारा 10th क्वेश्चन है, एम सेड टू एन that I am twice as old as you were when I was as old as you are. The sum of their ages is 63 years. Find the difference of their ages. इसमें ये कहा जा रहा है कि M N से कहता है कि I am twice as old as you were, कि मैं तुमसे दुगना हूँ। किस सेंस में? उम्र के सेंस में। मैं तुमसे दुगना उम्र का हूँ। कब? जब अभी जो n की एज है, उस एज का जब m था तो उस समय n की जो एज थी उस एज से वो अभी क्या है? डबल है। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है। ओके, तो इसके बाद कहता है कि द सम ऑफ देयर एजेस इज 63 ईयर्स। उनकी जो प्रेजेंट एज है उनकी सम क्या है? 63 ईयर्स है। तो फाइंड द डिफरेंस इन देयर एजेस, तो उनके एज का डिफरेंस क्या होगा? तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 27 ईयर्स, 21 ईयर्स, 9 ईयर्स एंड 6 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे? तो हम मान लेते हैं कि एज ऑफ m is x, okay, and age of n is y। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है कि when, जब age of m was age of y, सॉरी n, कह रहा है कि जब m जो है n की उम्र का था, तो जब m n की उम्र का था तो उसकी उम्र क्या होगी? y होगी। ठीक है, उस समय एज ऑफ n क्या होगा? यानी कि उस समय n की जो एज होगी वो क्या होगी? y माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2y माइनस एक्स। तो जब m जो है n की उम्र का होगा, यानी कि y उम्र का होगा, उस समय n की उम्र क्या हुई होगी? तो 2y माइनस एक्स। ये चीज बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। यानी कि m n से कह रहा है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, ठीक है, अभी जो n की उम्र है, जब m n की उम्र का था तो उस समय जो n की उम्र रही होगी उससे वो क्या है? डबल है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि जब m n की उम्र के रहे होंगे तो उनकी उम्र y होगी, और उस समय n की उम्र y माइनस एक्स माइनस वाई होगी। तो अब वो कह रहे हैं कि उनकी उम्र उनसे क्या थी? उससे दुगनी थी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एज ऑफ m इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एज ऑफ n इन पास्ट, पहले की बात जो हो रही है उसमें। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एज ऑफ m क्या है? सॉरी, एज ऑफ m है x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2y माइनस x। ठीक है, क्योंकि m कह रहा है कि उनकी अभी की एज n के पास्ट वाली एज से क्या है?
दुगनी है, तो यहाँ पे इसलिए m का हम प्रेजेंट एज लिए हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मैंने प्रेजेंट एज माना है। ओके, तो ये प्रेजेंट एज x है और ये इसके बराबर होगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो a और b में एक रिलेशन आएगा। वो रिलेशन क्या आएगा? वो रिलेशन आएगा 3x इज इक्वल टू 4y। इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप, x और y के प्रेजेंट एज के रेशियो में वो रेशियो क्या आएगा? 4:3 आएगा। ये चीज यहाँ से आप डिड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है। वो गिवन क्या है? कि गिवन ये है कि दोनों की एजेस की जो सम है वो क्या है? 63 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 63। ठीक है, तो यहाँ पे से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप x का मान निकाल लें या फिर y का मान निकाल लें और यहाँ पे आप रख दें। अगर आप x का मान निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दीजिए x के टर्म में, तो यहाँ से आप x निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि x यहाँ से क्या आएगा? 4/3y। ओके, तो यहाँ पे x के जगह पे हम 4/3y पुट कर देंगे तो ये लीनियर इक्वेशन y में बन जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम सॉल्व करके बता रहे हैं कि x और y का वैल्यू कितना आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आएगा 36 और y का वैल्यू क्या आएगा? 27। ओके, ये ध्यान देने की चीज है कि x का वैल्यू 36 आएगा और y की वैल्यू क्या आएगी? 27। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। यहाँ पे एजेस लिखा गया है, मतलब हम मानेंगे कि प्रेजेंट एज के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, तो प्रेजेंट एज हमने x और y ही माना था, तो x y हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस ऑफ एजेस क्या हो जाएगा? तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। 36 माइनस 27, वो आंसर कितना आएगा माइनस करने पे? 9। यानी कि दोनों के एज में डिफरेंस क्या है? वो क्या है? 9 ईयर्स का गैप है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 9। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी।